के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटमी थी उसके ऊपर डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हम पढ़ क्या रहे थे? फिश रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कशन की। फिश के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटमी थी उसके ऊपर डिस्कशन हुई, और फिर फिश की जो फर्दर रिप्रोडक्शन में जो अहम चीज़ें थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, और साथ साथ जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में हमने बात की। आज हम डिस्कस करेंगे मिच्यूरेशन के बारे में और स्पॉनिंग के बारे में, कि जो फिश की रिप्रोडक्टिव मिच्यूरेशन है उसकी रिप्रोडक्टिव मिच्यूरेशन किस तरह होती है, किस तरीके से होती है, और उसकी स्पॉनिंग किस तरीके से होती है, उसके ऊपर हम जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। तो मिच्यूरेशन और स्पॉनिंग से पहले ये बात आप लोग ज़हन में रखें कि फिशेस में जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बनते हैं हैचलिंग, बनते हैं लार्वी, जिसको हम लार्वी कहते हैं। लार्वी के बाद जो है ना इमेच्योर बनते हैं, यानी बाय बर्थ जो है कोई फिश जो है ये मेच्योर नहीं होता। बाय बर्थ कोई फिश जो है ये मेच्योर नहीं होता मेजॉरिटी केसेस में। इसलिए इसमें अर्ली जो फिशेस मौजूद होंगे, सो दे आर नॉट इन मेच्योर फॉर्म, वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है। और जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो लार्वी हैच होते हैं, फिर लार्वी के बाद जो है ना ईयरलिंग होते हैं, ईयरलिंग के बाद फिंगरलिंग्स होते हैं, और फिंगरलिंग्स के बाद लार्वी के बाद जो है ना लार्वी होते हैं जिसको हम हैचलिंग कहते हैं। हैचलिंग के बाद जो है ना फिंगरलिंग्स होते हैं, फिंगरलिंग्स के बाद ईयरलिंग्स होते हैं, ईयरलिंग्स के बाद एक एडल्ट बन जाता है। तो एडल्ट जब वो एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तब जो है ना उसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, उसमें गोनेड्स मैच्योर नहीं होते। तो इसलिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए गोनेड्स की मैच्योरेशन, फिश की मैच्योरेशन जो है वो जरूरी है। तो मैच्योरेशन कैसी होती है? बोथ मेल एंड फीमेल गोनेड्स अंडरगो मार्क्ड cyclic morphological and histological changes before reaching fully maturity and become ripe। तो एडल्ट तक पहुंचने से पहले पहले गुनेड्स में चेंजेस आ जाते हैं, हिस्टोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, and that all that changes and processes are known as gonad maturation or maturation of gonads उसको कहा जाता है। सो जब गोनेड्स मेच्योर हो जाते हैं देन दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो जब हम ट्राउट की बात करते हैं तो ट्राउट तकरीबन मेच्योर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 18 टू 24 मंथ्स। 18 महीनों से लेके तकरीबन जो है ना 24 महीनों तक जो है ना जब उसकी उम्र पहुंच जाती है तब उसमें जो है ना गोनेड्स मेच्योर हो जाते हैं और उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। फिर फर्दर उसमें एक बात आप लोग ज़हन में ये भी रखें कि फिश जो है उसमें जो ब्रीडिंग की सीजन होते हैं तो वो स्पेसिफाई होते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम पे जो ना ब्रीडिंग करते हैं। तो फिर उसी ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी जो है ना एग्स जो गुनेड्स है वो फुली मेच्योर हो जाते हैं। बाकी ब्रीडिंग सीजन के अलावा गुनेड्स मेच्योर नहीं होते, वो वापस इमेच्योर स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें जो है ना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है। अच्छा, द एक्सप्लोजन ऑफ गीमीट्स फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर इज कॉल्ड स्पॉनिंग। जब गुनेड्स मेच्योर होंगे और उसके अंदर गीमीट्स बनेंगे तो वही गीमीट्स फिर बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, और रिलीजिंग ऑफ गीमीट्स फ्रॉम गुनेड्स इज नोन एज स्पॉनिंग, उसको स्पॉनिंग कहते हैं। एंड स्पॉनिंग इज अकर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। फिश स्पॉनिंग ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड में स्पॉनिंग करते हैं द ईयर विच coincides with the several environmental factors that are available during the said period only। तो स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना वो स्पॉनिंग करेंगे, और उसी स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना उसके गुनेड्स फुली मैच्योर होंगे, और उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो
जाके जो है गिमीट्स को प्रोड्यूस कर सके। बात समझ में आ गई? द एंटायर पीरियड ड्यूरिंग विच द गोनेड्स अटेन फुली मेच्योरिटी and spawning take place in the population is called breeding season। ठीक है, जिस सीजन के अंदर ब्रीडिंग सीजन किसको कहते हैं, जिसमें फुली मेच्योरेशन ऑफ गोनेड्स होंगे और साथ साथ उसमें स्पानिंग होगी, तो उसी सीजन को ब्रीडिंग सीजन कहा जाता है। जैसे कि हम शाज़ोटोरिक्स की बात, हम जो है ना ट्राउट की बात करें, तो ट्राउट का जो ब्रीडिंग सीजन है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सितंबर के महीने से शुरू होते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने से शुरू होती है और ये जो है ये तकरीबन मार्च तक जो है ना, ये जितना भी ड्यूरेशन है, दिस इज द ब्रीडिंग सीजन। इन महीनों के अलावा बाकी महीनों में वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते, गर्मी में जो है ना वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो वो स्पेसिफाई पीरियड, तो इसी पीरियड को ब्रीडिंग सीजन कहा जाता है और इसी पीरियड में वो स्पॉनिंग भी करेंगे। स्पॉनिंग मींस द रिलीजिंग ऑफ गीमीट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज स्पॉनिंग। और इसी ब्रीडिंग सीजन के अंदर उसके गुनेड्स फुली मेच्योर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना इंट्रोडक्शन था बिफोर मेच्योरेशन पढ़ने से पहले। अच्छा, फर्दर बात की जाए तो सारे के सारे फिश में जब हम बात करते हैं कि फिश के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है, तो उस तरह उसकी ब्रीडिंग सीजन में भी डाइवर्सिटी है। कुछ फिशेस ऐसे हैं कि वो साल में एक मर्तबा वंस, कुछ फिशेस ऐसे हैं कि दे ब्रीड, अ फ्यू फिशेस ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पेन। सो एग्जांपल है पैसिफिक सॉल्मन्स। द फ्रेश वाटर ईल ब्रीड ओनली वंस इन 10 to 14 ईयर्स। सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा वो ब्रीडिंग सीजन में पहुंच सकते हैं। मोस्ट ऑफ फिशेस ब्रीड वंस इन ईयर। कुछ फिशेस ऐसे हैं कि वो जिंदगी भर में एक मरतबा ब्रीडिंग सीजन में पहुंच जाते हैं, जैसे कि पैसिफिक सालमन हो गया, फ्रेश वाटर ईल हो गया। कुछ फिशेस ऐसे हैं, मोस्टली जो फिशेस है वो ज्यादातर जो है ना जिंदगी हर साल में एक मरतबा जो है ना ब्रीड करेंगे। और हमारी एरिया के जितने भी फिशेस है उसमें तकरीबन यही कैपेबिलिटी है कि वो साल में एक मरतबा ब्रीड करते हैं, साल में एक मरतबा ब्रीड करेंगे जब जितनी उसकी उम्र होती है। इस साल उन्होंने ब्रीडिंग की, तो अगर कमिंग ईयर में उसके लिए हालात फेवरेबल हो तब जो है ना वो ब्रीडिंग कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में जब उसके लिए हालात फेवरेबल हो तब भी वो ना ब्रीडिंग कर सकेंगे, जब तक जो है ना वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, और ऐसे फिशेस जो साल में एक मरतबा ब्रीडिंग करते हैं, दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडिंग। और ज्यादातर फिशेस जो है वो दे आर सीजनल ब्रीडर्स है। वो जिंदगी में सॉरी साल में एक मरतबा ब्रीडिंग करेंगे और साल में जो है ना उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, उसी स्पेसिफिक टाइम में वो ब्रीड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ट्राउट की, कि ट्राउट ब्रीड करते हैं, उसका ब्रीडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट होती है सितंबर से और एंड होती है, तो उसको हम जो है ना विंटर भी कह सकते हैं कि दे आर दी विंटर ब्रीडर्स, या फॉल ब्रीडर्स जो है ना उसको हम कह सकते हैं, दे आर फॉल एंड विंटर ब्रीडर्स। तो साल के उसी टाइम में जो ना वो ब्रीड कर सकेंगे। तो उस तरीके से जो ना ये हमारे तरह एक सीजनल ब्रीडर्स हो गए। ठीक है, सम ब्रीड इन ऑल सीजन। कुछ एक्सेप्शंस और भी है कि वो जो है ना ऑल सीजन ब्रीड कर, थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट आर नोन एज ईयर राउंड स्पानर उसको कहते हैं। तो ज्यादातर सीजनल ब्रीडर्स है, यानी साल में एक मरतबा ब्रीड करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि बात हो गई, देयर इज सम एक्सेप्शन, जैसे कि बात हो गई कि मल्टी स्पानर जो है, मल्टी ब्रीडर्स जो है, जैसे कि मल्टी ब्रीडर्स है, इसको मल्टी ब्रीडर्स को ईयर राउंड स्पानर्स भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, और कुछ ऐसे भी है कि वो जिंदगी में एक मरतबा जो ना वो ब्रीड कर सकते हैं। और ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग इन फिशेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल क्यूज, वो टेम्परेचर है और फोटो पीरियड है। तो फोटो पीरियड और एनवायरमेंटल क्यूज की वजह से जो है उसका स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो ये तो कुछ बात हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में। हम आते हैं मेच्योरिटी स्टेजेस की तरफ आ जाते हैं कि फिश जो है ना सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली कैसे मेच्योर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल फिश के बारे में, और ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये उन फिशेस में हम बात करने जा रहे हैं जो सीजनल ब्रीडर्स है, जो सीजनल ब्रीडर्स है और साल में एक मर्तबा एक स्पेसिफिक सीजन में ब्रीड करते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सीजनल ब्रीडर है, ठीक है, जो साल में एक मर्तबा स्पेसिफिक सीजन में ब्रीड करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेच्योरिटी स्टेजेस इन द फीमेल fish on the basis of shape, size, color of the ovary and other histromorphological feature at least 6 maturity stages can be recognized। यानी 6 स्टेजेस में जो है ना एक यंग वन जो है वो मेच्योर हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले है रेस्टिंग फेज और इमेच्योर फेज। रेस्टिंग फेज और इमेच्योर फेज, तो ये वही फेज होगा जो एडल्ट से पहुंचने से पहले पहले वाला जो स्टेज होगा, तो उसको रेस्टिंग फेज या इमेच्योर फेज। तो उस स्टेज में क्या होगा, द ओवरी आर वेरी स्मॉल होंगे, थिन होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, ट्रांसलोसेंट होंगे, ठीक है, पेल और डर्टी वाइट होंगे इन कलर, एंड इनकॉन्स्पिशियस वस्कुलराइजेशन, उसमें वेसल्स जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वेसल्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो वो छोटी सी जो है ना नॉन डिस्टिंक्ट ओवरीज जो है वो मौजूद होंगे। द ओवरी ऑक्युपाई ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी एंड द ओवा आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। सिंपल सी बात हो गई। हिस्टोलॉजिकली द ओवरी शोज ओवी ओविजिरस लेमेली, यानी लेमेली भी जो है ना उसकी हम बात कर सकते हैं डिस्टिंक्ट जो है ना डिस्टिंक्ट ओवरी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, हैविंग नेस्ट्स ऑफ ओगुनिया, ओगुनिया भी जो है ना एक स्पेसिफिक पार्ट में मौजूद होंगे, एंड इमेच्योर ओसाइट उसमें मौजूद होंगे। और ओसाइट किस स्टेज में होंगे, ओसाइट विल बी इन एट द स्टेज ऑफ 1 and 2, और ये सिर्फ विजिबल होंगे ऑन माइक्रोस्कोप। सो दिस इज द रेस्टिंग फेज और इमेच्योर फेज। तो इस स्टेज में ओवरी जो है ये नॉन डिस्टिंक्ट होंगे, ओसाइट जो है दैट इज नॉट डेवलप्ड। इसके बाद दूसरा स्टेज आएगा अर्ली मैच्योरेटिंग। इसके बाद दूसरा स्टेज आएगा अर्ली मैच्योरेटिंग स्टेज, तो उसमें ओवरी का साइज बढ़ता जाएगा। ओवरीज बिकम स्लाइटली लार्जर, थिकर, ओपेक हो जाएंगे, एंड आर लाइट येलोविश कलर हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट कलर से उसका कलर जो है ना येलोविश की तरफ आ जाएगा। देयर इज इंक्रीज इन द वेट एंड ओवरी देन ऑक्युपाई 1 or 2 ऑफ द बॉडी कैविटी, हाफ ऑफ द बॉडी कैविटी जो ना उसको ऑक्युपाई करेंगे। हिस्टोलॉजिकली ओसाइट जो है ये स्टेज 3 और स्टेज 4 पर मौजूद होंगे और नंबर भी उसका ज्यादा होगा। एडवांस मेच्योर स्टेज क्या है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम मेच्योर स्टेज कहते हैं। दे आर फर्दर इंक्रीज इन द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द ओवरी। सिंपल सी बात हो गई, विच हैव डीप येलो कलर हो जाएगा, और दे विल ऑक्युपाई 2 or 3 to 3 or 4 ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी का ज्यादातर हिस्सा जो है ये ओवरी उसको ऑक्युपाई करेगा। वस्कुलर सप्लाई इंक्रीजेस एंड द ब्लड कैपिलरीज बिकम कॉन्स्पिशियस, वाजे हो जाएंगे। इमेच्योर ओसाइट आर रिड्यूस्ड, इमेच्योर ओसाइट खत्म हो जाएंगे नंबर में, और ओसाइट का स्टेज होगा 4 and 6। ठीक है, और एंड अ फ्यू ओसाइट जो है ये 4 and 5, while oocyte will be at the stage of 4 and 5। ठीक है, और कुछ oocyte जो है ये स्टेज 6 में भी पाए जा सकते हैं। The next stage is the mature or respawning, pre-spawning phase भी कहते हैं। mature और pre-spawning phase यानी complete
ओवरी मुकम्मल रेप होंगे, उसमें के अंदर मुकम्मल एक कंप्लीट ऊवम जो है ये बन चुका होगा, और ओवरी स्पॉनिंग यानी एग्स स्पॉनिंग के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। ओवरीज फर्दर इनलार्ज हो जाएंगे, ऑक्युपाइंग मोस्ट ऑफ द इंटायर बॉडी कैविटी। दे आर टर्जिड होंगे, डीप येलो कलर होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्पेरिकल उआ उसमें मौजूद होंगे, विच विल बी विजिबल ऑन द नेकेड आई थ्रू थिन ओवेरियन वॉल होगा। द ब्लड सप्लाई इंक्रीज, ये हो जाएंगे। बोथ ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक उआ आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड ओवरीज अटेन देयर मैक्सिमम वेट, आखिरी वेट तक जो है ना वो पहुंच जाएगी। द फिश बिकम्स ग्रेविड, फिश जो है ये भारी हो जाएगा ड्यू टू द रेप उआ tucked inside and the bottom becomes rounded, उसका जो बॉटम होगा, बेली होगा, ये राउंडेड शेप में आ जाएगा। और क्लियर कट जो है ना ये केस हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना अब रिप एग्स जो है ये मौजूद है। उआ आर नॉट डिस्चार्ज्ड टिल द एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम फेवरेबल। हिस्टोलॉजिकली अ लार्ज नंबर ऑफ उआ ये मौजूद होंगे, और उसका स्टेज कौन सा होगा? स्टेज 8, 7 एंड 8। मोस्टली स्टेज 7 जो है ये मौजूद होगा। बात समझ में आ गई? और उसको जो है ना हम नेकेड आई से देख सकेंगे। The last page is the another phase is the spawning phase. Ovaries very much enlarge हो जाएंगे, occupying the entire body cavity, turgid होंगे, येलो कलर के होंगे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसलूसेंट एग्स उसमें मौजूद होंगे। ओवेरियन वॉल इज वेरी थिन हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो है ना वो एग को रिलीज कर सके। एग्स आर प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, एग्स ओविडक्ट में आ जाएंगे। एंड द फिश स्पॉन अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वही एग्स जो है ना बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। सो दिस पीरियड इज नोन एज स्पॉनिंग फेज और स्पॉनिंग फेज। द ओवरी इज नाउ सेड टू बी रनिंग फेज, यानी वो एग को रिलीज करेंगे इसलिए उसको रनिंग फेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द this phase ua are extruded by the applying gentle pressure of the gentle pressure of the abdomen। यानी इस स्टेज में अगर हम थोड़ी बहुत जो है ना एब्डामिन के ऊपर प्रेशर भी डाले तो आसानी से जो है ना उनसे एग रिलीज हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? एंड द लास्ट फेज इज द पोस्ट स्पॉनिंग फेज भी उसको कहते हैं। स्पेंड फेज और पोस्ट स्पॉनिंग फेज, यानी स्पॉनिंग पीरियड खत्म हो गया, स्पॉनिंग हो गई, तो अब ओवरी दोबारा जो है ना एक नॉन फंक्शनल सिचुएशन में चले जाएंगे। तो उस स्टेज में क्या होगा? द ओवरी आर फ्लेसेड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, साइज कम हो जाएगी, और रिड्यूस सेक लाइक हो जाएंगे, रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम हो जाएगा, और उसका कलर जो है डल होगा। वस्कुलर सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, एंड सम अनस्पॉन्ड लार्ज उआ एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल उआ आर प्रेजेंट, ये होंगे। हिस्टोलॉजिकली द ओवरी, उस ओवरी में हिस्टोलॉजिकली क्या मौजूद होंगे? दे हैव द oocyte एट स्टेज 1 एंड 2, ये मौजूद होंगे। सो ये 6 फेजेस जो है ये मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ब्रीडिंग सीजन खत्म हुआ तो फिर ओवरी दोबारा जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, और जब फिर कमिंग ईयर जो है नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाएगा तो फिर दोबारा जो है ना वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, और दोबारा ओवरी जो है उसका साइज बढ़ता शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता रहेगा। इसको हम, दिस इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है, आप लोगों की कोर्स कंटेंट्स में दिया गया है रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फिशेस एंड स्पेसिफिकली इन फीमेल फिशेस, ठीक है। सो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो गया तो फिर कमिंग ईयर दोबारा जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो दोबारा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है दोबारा सिरे से, न्यू सिरे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। स्पेंड फेज, पोस्ट स्पॉनिंग फेज मींस के ओवरी का चले जाना, रेस्टिंग फेज में चले जाना, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाना। ये जो है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर टीएस ऑफ द मेच्योर ओवरी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेच्योर ओवरी। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यंग, इसमें मेच्योर ऊवम जो है वो मौजूद है, ये मेच्योर ऊवम जो है इसमें मौजूद होंगे।
ठीक है, और इसकी वजह से साइज जो है ये बढ़ जाएगा, उसका ओवरी का साइज बढ़ जाएगा। और अब इसको स्टेजेस की तरफ आप लोग, हमने स्टेजेस की बात की, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दी ऊआ, ये ऊम का फर्स्ट स्टेज है। दिस इज oocyte सेकंड स्टेज, oocyte थर्ड स्टेज, oocyte फोर्थ स्टेज, oocyte सेवंथ, सॉरी, oocyte fourth stage, and this is the oocyte fifth stage, oocyte sixth stage and oocyte सेवंथ स्टेज। तो सेवंथ स्टेज oocyte में फोलिकल सेल्स और साथ साथ जो उसके जो मेच्योर याक सेक और याक वगैरह वो चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी, तो ये एक मेच्योर फॉर्म आ जाएगा और फिर जो है ना ओवम बाद में जो है ना ये रिलीज हो जाएगा। तो ये उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है जो हमने डिस्कस की, वही डिफरेंट स्टेजेस जो है कौन से स्टेज में कौन सा वाला मौजूद है, तो यहाँ पर उसकी वही चीज़ें आ गई। ठीक है, ये तो बात हो गई, मैं फीमेल की बात हो गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात हो गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव गुनेड्स की मिच्योरेशन की बात हो गई। हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ आते हैं। सो द मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज आल्सो नोन एज टेस्टिकुलर साइकिल। Male reproductive cycle or male gonads maturation or testis maturation. So parallel to the ovarian cycle change taking place in the female, the primary reproductive organ of male, that is the testis, also undergo rhythmic changes which are summarized below. फीमेल में जिस तरह चेंजेस आ जाते हैं तो मेल में भी उस तरह चेंजेस आ जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उसमें भी रेस्टिंग फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, मिच्योर फेज है, स्पर्मिएशन पेज है और पोस्ट स्पर्मिएशन पेज है। वहां पर स्पानिंग पेज था, यहाँ पर स्पर्मिएशन पेज है। स्पानिंग मीन द रिलीजिंग ऑफ एग, ठीक है, द रिलीजिंग ऑफ गीमीट्स, दैट इज नोन एज स्पानिंग। तो यहाँ पर भी एक किस्म की जो है ना स्पानिंग है, लेकिन उसको इग को हम, स्पानिंग इज एक्चुअली दिस इज दैट इज द इग, इग के लिए जो ना यूज होता है स्पानिंग। तो रेस्टिंग फेज में क्या हुआ, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज द टेस्टिस रिमेन इन एन इमेच्योर स्टेज, द जीएसआई आगे आ जाएगा, gonadosomatic index being the lowest at this stage. Seminiferous tubules are solid being filled with the spermatogonial cells. Such tubules are called spermatic cards कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन फंक्शनल ओवरी टेस्टिस मौजूद होंगे। दूसरा स्टेज प्रिपरेटरी फेज यानी रेस्टिंग फेज वही होगा विच इज नॉट द ब्रीडिंग सीजन। अब ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो ब्रीडिंग सीजन में जो है ना सबसे पहले फिर क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज आएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज फर्दर स्टेप इन स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी नोटिस्ड एज अ रीजन होता है। फिर उसके बाद जो है ना मेच्योर फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज स्पर्मेटिड्स अंडरगो फर्दर डेवलप एंड इनटू मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। or the process of development of the spermatozoa transformative is known as spermatiolosis, स्पर्मेटियोलोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस भी उसको कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद स्पर्म्स जो है ना बनेंगे, फिर स्पर्मिएशन का प्रोसेस होगा। ड्यूरिंग द कोर्टशिप एंड मेटिंग प्रोसेस द मेल एजेक्ट द मिल्ट ऑफ, और लास्ट फेज क्या है, पोस्ट स्पर्मेशन। ड्यूरिंग दिस फेज द टेस्टिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इवैक्यूएटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर जो है ना नॉन फंक्शनल यूनिट में चले जाएंगे, नॉन फंक्शनल फॉर्म में चले जाएंगे और उसमें जो है ना स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सो ये वाला चीज जो है ये आ जाता है। क्लियर हो गया।
ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ गुनेड्स। पहले जो है ना ये पहला स्टेज है, बहुत बहुत रिड्यूस है। फिर जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना ये रिप होना शुरू हो जाते हैं। और मोर स्पेसिफिकली ये जो हम बात कर सकते हैं ये ओवरी है, इसको हम ओवरी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी इस टेस्टिस भी है, लेकिन इतना जो है ना हम ओवरी को तो फिर अनदर थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, फिर मजीद बढ़ जाएगा, फिर इतना होगा कि इतना बढ़ जाएगा कि ड्यूरिंग स्पॉनिंग पीरियड एंड ड्यूरिंग मिच्योर। अच्छा, हमने एक बात की थी गोनेडोसोमेटिक इंडेक्स। व्हाट इज मीन बाय गोनेडोसोमेटिक इंडेक्स? So gonadosomatic index, it is the ratio between gonadosomatic index is the ratio between the body weight and the weight of gonad, showing the status of ovary and testis in terms of maturity and denotes the phase of reproductive cycle. क्या है? This is the ratio between the body weight and the weight of the mature gonads. The weight of the gonads. The ratio between the body weight and the weight of gonads, that is known as gonadosomatic index. It can be calculated by formula क्या है? Weight of the gonads divided by the weight of the fish without duct multiply by 100। तो उनसे जो वैल्यू आएगा तो उसको गोनेडोसोमेटो इंडेक्स कहा जाता है। गोनेडोसोमेटो इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना हम कह सकेंगे कि जो फिश है वो फुली मेच्योर है। अगर गोनेडोसोमेटिक इंडेक्स जो है ना वो कम है, उसकी वैल्यू कम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिश की जो मेच्योरिटी है वो कम है। गोनेडोसोमेटिक इंडेक्स of fish increase with the maturation of the fish, being maximum during the peak period of maturity। गोनेडोसोमेटिक इंडेक्स हाईएस्ट होगी ड्यूरिंग spawning and during mature period, during mature phase गोनेडोसोमेटो इंडेक्स हाईएस्ट होगी। तो उस स्टेज पे हम उसको कह सकते हैं। और गोनेडोसोमेटो इंडेक्स से हम एक फिश की ब्रीडिंग सीजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइकिल को समझ चुके होंगे। साइकिल को समझ चुके होंगे। ठीक है।